दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो 2 in 1 विशेषांक है जिसका नाम है भूत और भविष्य। इस कहानी में भूतकाल का सुपर हीरो और भविष्य का सुपर हीरो जब आपस में टकराएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, देखते हैं कहानी में। भयानक वन, कदम कदम पर संकट, जिधर देखो काल वहाँ अपना भयानक फन फैलाए मौजूद। ऐसे स्थान पर बाहर से या तो हवा प्रवेश कर सकती है या फिर वह जिसे मृत्यु का कोई भय ना हो। लेकिन मृत्यु का भय ना होने से क्या होता है, इस तरह मृत्यु टल तो नहीं जाती, उसका प्रकोप कम तो नहीं हो जाता। धड़ाक, तूने यक्ष वन में प्रवेश किया है। तू मृत्यु का अधिकारी है, क्योंकि मृत्यु मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं ना चाहूं। यक्ष वन में पहुंचते उस जंगली का हाथ जैसे ही विशेष मुद्रा में घूमा, वैसे ही गजब हो गया। उस राक्षस पर एकाएक विचित्र सी चट्टानों की बारिश होने लगी और कुछ पलों बाद जहां वे भयानक राक्षस खड़े नजर आ रहे थे वहां अब विचित्र चट्टानों का ढेर दिखाई दे रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रुकना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि यक्ष वन का स्वामी प्रसन्न यक्ष तुम्हें रोकना चाहता है। और अब तक ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने तुझे साधारण मनुष्य समझा था। तू साधारण नहीं, असाधारण है। तुझे यक्ष वन में प्रवेश करने का दंड देने के लिए असाधारण शक्ति ही चाहिए, और ऐसा करने के लिए वे विचित्र चट्टानें एकदम सही रहेंगे जो मेरी साधारण शक्ति के नाश का कारण बनी थीं। ओह, इस वन का एक और संकट, अभी इसके भाग्य में भी विनाश लिख देता हूं मैं। अरे ये क्या, जो मैं चाह रहा हूं वह हो क्यों नहीं रहा? मेरी विद्या कार्य क्यों नहीं कर रही? इस प्रचंड वार के साथ ही उसे अपनी विफलता का पता चल गया। इसका सारा शरीर चट्टानों का बना हुआ है, मनुष्य नहीं है ये, इसलिए मेरी विद्या इस पर कार्य नहीं कर रही। जंगली को अपनी पहली बार लगा कि यक्ष वन में आकर उसने भारी गलती की थी, लेकिन अब ऐसा लगने से क्या होता था, अब तो जीवन हाथ से फिसलने जा रहा था। शायद नहीं, उसके भाग्य में मौत का लेख नहीं था, तभी तो उस मौत को उसने अंगुल भर दूर ही रोक लिया गया था। उसके द्वारा, जिसे कहते हैं महाबली भोकाल, वन के सीमावर्ती गांव में आतंक मचाने वाले एक आदमखोर सिंह का पीछा करता हुआ मैं इस भयानक वन में न आ निकलता तो इस भयानक और विचित्र राक्षस ने तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दी होती। परंतु एक बात समझ में नहीं आई, तुम हो कौन और वन के इस हिस्से में पहुंचकर इस राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गए? ओह, तुमसे प्रश्न उत्तर बाद में करूंगा, पहले इसे ठिकाने लगा दूं। ओह, इस पर ना तो मेरे साधारण वार प्रभाव डाल रहे हैं और ना मेरी यह साधारण तलवार। अब तो इसे समाप्त करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं असाधारण शक्ति प्राप्त करूं, बोलकर महागुरु भोकाल। अब भोकाल असाधारण था, उसकी शक्ति असाधारण थी, उसकी तलवार असाधारण थी, इसलिए अब तो उस साधारण राक्षस को समाप्त होना ही था। अब समय है कि मैं उस आदिवासी से अपने प्रश्न का उत्तर पाऊं, लेकिन उत्तर देने के लिए वहां था कहाँ? अरे कहाँ गया? अभी कुछ क्षण पहले तो वह यहीं खड़ा था। प्राण बचते ही भाग निकला। अच्छा हुआ, अब मुझे नहीं लगता कि वह इस वन में बाहर निकले बगैर सांस भी लेगा, इसलिए अब मेरा भी यहाँ ठहरने का कोई औचित्य नहीं है। तू जा भोकाल, लेकिन मैं इस जंगल में तब तक बाहर नहीं जाऊंगा
जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। प्रश्न यक्ष यह देखकर आग बबूला हुआ जा रहा था। मेरी दोनों शक्तियों से बचकर भी वह अभी भी मेरे वन में है और वह मेरे वन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे जाल में फंसकर वह अपना सारा जीवन इसी वन में बिताएगा। यही है प्रश्न यक्ष जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, परंतु ऐसा यह स्वयं सामने आकर कर रहा है और यही वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि सामने आकर वह मुझे जिस जाल में फंसाना चाहता है उसमें वह खुद फंस जाएगा। एक क्षण भी नहीं लगेगा। ओह, पलक झपकते ही पासा पलट गया और दूसरे क्षण सारा वातावरण प्रश्न कक्ष की चीखों से गूंजने लगा। मैं अपने ही जाल में फंस गया हूँ। यह जाल मुझे भस्म कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा प्रश्न यक्ष, क्योंकि अगर तुम भस्म हो गए तो तुम्हारे साथ मेरा उद्देश्य भी भस्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे भाग में इस जाल में फंसने का जो योग लिख दिया है उसे मैं मिटा रहा हूँ। योग मिटा तो यक्ष का जाल भी मिट गया। अद्भुत, तुमने प्रश्न यक्ष को हरा दिया। तुम कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकते। तुम तो कोई असाधारण शक्ति, बहुत ही असाधारण शक्ति हो। अब तुमने सही पहचाना प्रश्न यक्ष, इसलिए अब मुझे तुम्हें अपनी वास्तविकता बतानी होगी। मैं काल कुंडली हूँ। वह काल कुंडली ग्रह, योग, कर्म, नक्षत्र जिसके इशारों पर नाचते हैं, जिसकी भुक्तियाँ तनने के साथ ही सारा ब्रह्मांड कंपायन हो जाता है। ओह, तुम तो बहुत ही महान हो। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे तुम जैसे व्यक्ति ने परास्त किया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैं इसलिए तुम्हारे इस वन में आया था प्रश्न यक्ष। मैं जानता था कि पूरे ब्रह्मांड में मात्र तुम ही हो जो मेरे उस प्रश्न का हल ढूंढ सकते हो, जो वर्षों से यक्ष की तरह मेरे सामने खड़ा है। मुझे पराजित करके तुम मुझसे उस प्रश्न का हल जानने का अधिकार प्राप्त कर चुके हो। प्रश्न बताओ। मेरा प्रश्न है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु भोकाल कैसे मरेगा? भोकाल तुम्हारा शत्रु ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ क्षणों पहले तो उसने तुम्हें साक्षात मृत्यु से बचाया और फिर अपने ज्योतिष ज्ञान के कारण किसी भी कुंडली में कोई भी योग लिखने वाला काल कुंडली अपने प्राणों की बाजी लगाकर मात्र इसलिए मेरे पास आया कि उसका शत्रु भोकाल कैसे मरेगा। हाँ, मैं चाहकर भी भोकाल की कुंडली में मृत्यु योग नहीं लिख सकता। अगर मैंने ऐसा किया और भोकाल को मार दिया तो उसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज ने भोकाल की मृत्यु के साथ ही मेरी मृत्यु का एक ऐसा योग जोड़ दिया है जिसे मेरे जैसे ज्योतिष सम्राट भी नहीं तोड़ सकता। उसी जोड़ को तोड़ने का प्रश्न मुझे रात दिन कचोटता रहता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का हल खोज लिया है। ध्यान से सुनो। प्रश्न यक्ष तत्परता से बताता चला गया। तत्परता और एकाग्रता की कमी यहाँ भी नहीं थी। अपराध को जड़ से खत्म करने की एकाग्रता, अपराधी तक तुरंत ही पहुँचने की तत्परता, हमारे सारे सुरक्षा इंतजामों की धज्जियाँ उड़ाकर यह कौन आया? इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। ये हमें गिरफ्तार करने आया है। अबे मुंह क्या देख रहे हो इसका? गोली चलाओ इस पर। नहीं, हमारी गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उल्टा हम एक पुलिस अफसर पर गोलियां चलाने के इल्जाम में भी फंस जाएंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम सब अपने हथियार फेंक दें और हथकड़ियां पहन लें। इंस्पेक्टर स्टील को अपराधियों के हाथों में खुद हथकड़ियों लगाने का काम नहीं करना पड़ा, लेकिन फर्ज की मशीन के लिए कामों की कमी नहीं थी। अमर, तुम कहाँ हो? अमर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, डॉक्टर अनीस यानी मेरा निर्माता का मैसेज। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ इंस्पेक्टर स्टील। मैं इंस्पेक्टर अमर का दिमाग फिट है, इसलिए डॉक्टर अनीस उसे
अमर कहकर ही बुलाता है। यहाँ मेरे प्राइवेट लैब में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अमर। मैं जो टाइम मशीन बना रहा था उसकी मुख्य चिप को काजार नामक अपराधी वैज्ञानिक जबरन मुझसे छीन चुका है। काजार मेरी चिप को लेकर भाग रहा है। कोई उसे रोक नहीं पा रहा क्योंकि काजार इस समय एक अत्याधुनिक रोबोटिक खोल में एकदम सुरक्षित है। उस खोल के कारण काजार पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा, जबकि काजार अपने सामने आने वाली हर रुकावट को तिनके की तरह उड़ाकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। किसी के रोके नहीं रुक रहा, वह रुकेगा, उसे रुकना होगा। मुझे रोकने के लिए कौन आगे खड़ा है? इंस्पेक्टर स्टील, फर्ज की मशीन, डॉक्टर अनीस रजा का बेमिसाल आविष्कार। हट रास्ते से, तू मुझे चिप ले जाने से नहीं रोक सकता। यह उसके नाम को एक बार फिर बुलंदियों के आकाश पर पहुंचा सकता है, जबकि मैं उसे नाकामियों की धूल में मिला देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने यह चिप हथियाई है। मैं यह जानता था कि तेरे होते मैं इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए मैं सारा इंतजाम करके ही यहाँ आया हूँ। तेरे हथियारों का भी और तेरे वारों का भी। इसकी बॉडी बुलेट प्रूफ भी है, मिसाइल प्रूफ भी, और साथ ही शॉक प्रूफ भी। भड़ाक। उफ, लगता है काजार आज चिप ले जाकर मेरी टाइम मशीन को बेकार करने में सफल हो जाएगा। नहीं होगा, फायर नहीं होगा। हा, तू इसे जलाना चाहता है? बेवकूफ इंस्पेक्टर इतना भी नहीं समझ रहा कि जो बॉडी बुलेट प्रूफ, शॉक और मिसाइल प्रूफ होगी वो फायर प्रूफ भी अपने आप होगी। और यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? यह उस अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक ढांचे में बंद काजार की समझ में न आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह रोबोटिक ढांचा तपकर अंगारा हो चुका था। आह, ये आग तो मुझे भून देगी। नहीं भूनेगी। अगर तुम इस रोबोटिक खोल से बाहर निकल आओ तो। मरता क्या न करता। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ पहुंचे पुलिसकर्मी तुम्हें हवालात पहुंचा देंगे। मैं इस चिप को इसके मालिक तक पहुंचाता हूँ। असफल होने के बाद भी काजार के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। ये लो अनीस, तुम्हारी चिप। थैंक गॉड। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस चिप को दोबारा नहीं पा सकूंगा और मेरी नई इजाद या टाइम मशीन सिर्फ टीन का डिब्बा बनकर रह जाएगी। अब मैं आराम से इसका परीक्षण कर सकता हूँ कि मेरी यह टाइम मशीन किसी को भी पास्ट या भूतकाल में ले जा सकती है या नहीं। तुम अपना यह परीक्षण किस पर करोगे? किसी ऐसे आदमी पर जो मेरे परीक्षण के लिए उपयुक्त हो। एक मिनट, मुझे ऐसा आदमी की ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ऐसा एक आदमी तो मेरे सामने खड़ा है अमर, तुम्हारे रूप में। मेरे रूप में? क्या मैं वाकई आज भी तुम्हें आदमी दिखता हूँ? पूरी तरह इंसान न होने के वेदना उभर आई थी स्टील के शरीर वाले उस शख्स की आवाज़ में, जबकि उसका निर्माता। बेकार की बातें मत कर अमर। मेरे इस परीक्षण के लिए तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम न सिर्फ भूतकाल के समय में को भली भांति समझ सकते हो, बल्कि वहाँ के दृश्यों और विशेषताओं को अपने कैमरों में कैद भी करके ला सकते हो। अपनी टाइम मशीन का परीक्षण मैं तुम पर ही करूँगा। अभी तैयार हो जाओ। अभी कैसे तैयार हो जाऊं? अभी तो मेरे पास मेगा गन मौजूद है। मेगा गन तुम्हारे साथ चली जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। कुछ घंटों की ही तो बात है। चलो। उतावले डॉक्टर अनीस ने इंस्पेक्टर स्टील को लगभग धक्का देते हुए टाइम मशीन में धकेल दिया और खटाक खट स्विच दबते ही टाइम मशीन स्टार्ट हुई।
और इसी के साथ वह हुआ डॉक्टर अनीस ने जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नहीं नहीं, बेचारा डॉक्टर अनीस अपने टाइम मशीन का परीक्षण करने के उतावलेपन के चक्कर में यह भी नहीं देख सका कि मैंने उसकी चिप के सर्किट में गड़बड़ कर दी थी। और वो गड़बड़ क्या थी उसे ना तो मैं जान पाया और ना ही कोई जान पाएगा। किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा। सचमुच किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, ना इस वर्तमान की दुनिया में और ना भूतकाल की इस दुनिया में। अद्भुत, विचित्र, अद्वितीय, अकल्पनीय। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? वो जो मनुष्य की भांति चलकर अपने कदमों से धरा के सीने को रौंदता हुआ सीमावर्ती राज्य से इधर ही बढ़ता आ रहा है। वह तो कोई विचित्र राक्षस है। शत्रु द्वारा भेजा हुआ। इसे रोको। यह विकासनगर की सीमा में नहीं घुसना चाहिए। रुक जाओ। सीमा पर तैनात विकासनगर के सेना नायकों की चेतावनी भरे स्वर को एक क्षण के लिए मानो हवाओं को भी रोक दिया, लेकिन वह नहीं रुका। कोई बात नहीं, अब उसे हमारी चेतावनी नहीं, हमारे अस्त्र रोकेंगे। ठक ठक ठक। ओह, वह तो अब भी नहीं रुका। अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, आक्रमण। टनाक। ओह, मजबूत स्टील के शरीर पर खरोंच तक नहीं पड़ी। शरीर में हल्की सी हरकत हुई तो कई शरीर हवा में लहराते नजर आए। इसका शरीर अत्यंत मजबूत इस्पात का बना हुआ है, लेकिन वह इस्पात हमारे इरादों से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। साथियों, अपनी पूरी शक्ति संजोकर इस राक्षस पर टूट पड़ो। साथियों, विकासनगर की सेना के इरादे सचमुच मजबूत थे, लेकिन मजबूत इरादों से कुछ नहीं होना था, क्योंकि यह मजबूत इरादे की नहीं, मजबूत शरीर की जरूरत थी। और मजबूत शरीर सिर्फ सामने वाले के पास था, विकासनगर के सैनिकों के पास नहीं। ओह, सेना की इस छोटी सी टुकड़ी के बल पर उस विचित्र राक्षस पर पार पाना संभव नहीं। इसे तो एक ही शक्ति पार पा सकती है, और संजोग से वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। विकासनगर के सैनिक अभी भी उस राक्षस के सामने थे, सिर्फ प्रेरणा। लेकिन अगर सिर्फ प्रेरणा ही सब कुछ होता तो क्या था? उनका जुझारूपन उस राक्षस से जूझे रहने की प्रेरणा दे रहा था। तब उसके मुखों से करा तक निकल रही होती। उनके शरीर ऐसे तिनके की तरह हवा में तो नहीं लहरा रहे होते। मौत उनके सिरों पर ऐसे तांडव तो न कर रही होती। अचानक बीच में कोई मसीहा आ गया, और वो मसीहा था मावली भोकाल। मावली भोकाल आ गए। अब इस विचित्र राक्षस की खैर नहीं। हाँ, खैर नहीं इसकी। इसे विकासनगर की सीमा में घुसपैठ करने और उत्पात मचाने का दंड भोगना होगा। क्या मावली की तलवार उस राक्षस का कुछ बिगाड़ पाएगी? अगले ही क्षण सैनिकों को पता चल गया कि साधारण तलवार भी भोकाल जैसे मजबूत हाथों में हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हैं? ओह नहीं। खुशी की जगह अचानक सभी की आंखों में आश्चर्य भरता चला गया। सैनिकों में खुशी की लहर तो दौड़नी ही थी। मावली की तलवार ने उस राक्षस के शरीर पर खरोंच डाल दी। अभी तो मात्र खरोंच देखी है, अभी देखना हमारे मावली अपनी तलवार से कैसे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। कारण था भोकाल की वह तलवार जो अब भोकाल के हाथ में नहीं रही थी। तलवार ही नहीं रही थी वह, लेकिन भोकाल तो था। और अपने शत्रुओं को चित्त करने के लिए भोकाल को तलवार की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो भोकाल की शारीरिक शक्ति और भोकाल का बाहुबल ही काफी था। हमारे मावली भोकाल के जय जयकार की वह आवाज दूसरे क्षण चट्टान टूटने की तेज आवाज में दबकर रह गई, और वह चट्टान उस राक्षस के जबरदस्त मुष्टि प्रहार से टूटी थी।
उसके अगले मुष्टि प्रहार का शिकार भोकाल हुआ। धड़ाक। कोई और होता तो ढेरों खून उगल देता, लेकिन भोकाल तो भोकाल था। वह संभला। उसने वार किया, लेकिन मैं अपनी भरपाई शक्ति से इस पर वार कर रहा हूं, लेकिन इस पर इसका कोई कतई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि इसका हर प्रहार मुझ पर सैकड़ों हाथियों सा प्रभाव डाल रहा है। इसका एक ही अर्थ है कि इस विचित्र राक्षस में कूट कूट कर शैतानी शक्तियां भरी हुई हैं, जिन्हें समाप्त करने के लिए मुझे भी चमत्कारी शक्तियां चाहिए, जो मेरे पास तब आती हैं जब मैं बोलता हूँ भोकाल। अब भोकाल के पास अद्भुत शरीर शक्तियां थीं। किसी से भी लोहा लेने के लिए ढाल थी, बड़े से बड़े वार को सहने के लिए प्रलंकारी तलवार थी, चट्टानों का भी सीना चीर देने के लिए। और वो साहस तो था ही, जो तब तक नहीं थकता था जब तक कि शत्रु की सांसें नहीं थक जाती थी। और हाँ, एक और चीज भी थी भोकाल के पास, उसकी तलवार में समाई हुआ ज्वाला शक्ति, जो फौलाद के पर्वत को भी ऐसे पिघलाने में सक्षम थी जैसे आग देसी घी को पिघलाती है। अब वह राक्षस भी ज्वाला शक्ति से पिघलने जा रहा था। तभी अचानक वहां चली वह आंधी सभी कुछ अपने आगोश में लेती चली गई। दिन में घनघोर अंधेरा छा गया। अंधेरे के सिवा कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह आंधी जैसे छाई थी कुछ क्षणों में, वैसे ही छटती चली गई। लेकिन अब दृश्य कुछ क्षणों पहले जैसा नहीं था। अरे, वह विचित्र राक्षस कहाँ गया? लगता है वह काली आंधी उसी राक्षस की लीला थी। सवाल ही सवाल। और यहाँ भी। बोल कजार बोल, तूने उस चिप के साथ ऐसा क्या किया जिसने मेरे टाइम मशीन में ऐसी गड़बड़ कर दी कि सब कुछ तबाह हो गया? मेरी टाइम मशीन खत्म हो गई। उसमें मौजूद मेरा दोस्त ना जाने कहाँ पहुँच गया। बोल कजार बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बोल। ये मर जाएगा डॉक्टर अनीस, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? अरे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मेरा दोस्त भूतकाल की दुनिया में कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से मैं उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इस कमीने की वजह से मेरी वह टाइम मशीन तबाह हो चुकी है, जिसके बल पर मैं उसे वापस ला सकता था। ना जाने वह कहाँ और किस हाल में होगा। उफ, मैंने अपने हाथों से ही उसे खो दिया। इस तरह हिम्मत खोने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर अनीस। आप चाहें तो फिर ही वैसी ही मशीन बना सकते हैं। आप कोशिश करें तो निश्चित यह पता कर सकते हैं कि आपका दोस्त राजनगर पुलिस का सुपर कॉप भूतकाल की दुनिया में कहाँ है। कोशिश? आपने सही कहा, मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे अपने अमर को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर अनीस पागलों की तरह अपनी मशीन में जुट गया, अपने उस प्यारे दोस्त को वापस लाने के लिए, जिसे यह भी नहीं मालूम था कि वह कौन है और कहाँ है। लेकिन उसके सामने खड़े उस शख्स को शायद बहुत कुछ मालूम था, जो काल कुंडली था। भूकाल को समाप्त करने के लिए भविष्य किसी महान योद्धा के भूतकाल के संसार में पहुंचने का योग लिखने के बाद मैं हर क्षण उस योद्धा के आगमन की प्रतीक्षा में था। उसे ऐसे ढूंढ रहा था जैसे बाज अपने शिकार को ढूंढता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो भविष्य का यह योद्धा भूकाल की ज्वाला शक्ति का शिकार बन गया होता। आपकी बात समझ में नहीं आ रही काल कुंडली जी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यह भविष्य के संसार का कोई ऐसा महान योद्धा है जो भोकाल जैसे महाबली को समाप्त करने में सक्षम है, और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि अगर आप छल से इसे बचाकर न लाए होते तो महाबली भोकाल इसे समाप्त कर देता। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विचित्र मनुष्य भोकाल को समाप्त करने के लिए ही यहाँ आया है, लेकिन यह कुछ कर नहीं पा रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि समय यात्रा ने इसकी स्मृति को छीन लिया है।
इसे अपने शरीर और अपनी विलक्षण शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सही कहा आपने, इसकी दशा देखकर ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी एक और बात समझ में नहीं आई, आप जैसे महान शक्तिमान को भोकाल को समाप्त करवाने के लिए भविष्य किसी योद्धा को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता, लाख चाहकर भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रश्नयक्ष से भोकाल की मृत्यु का प्रश्न पूछा। तब उसने मेरे प्रश्न का हल बताया। भोकाल की मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु जुड़ी है। वह योग के कारण नहीं बल्कि श्राप के कारण जुड़ी है, और हर श्राप की कोई ना कोई अवधि होती है। तुम्हारे श्राप की भी अवधि है, तुम्हारी मृत्यु तक। और विधि के लिखे विधान अनुसार मेरी उम्र 125 वर्ष की है, यानी 125 वर्ष पूर्व बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। वो भी तब जब इस बीच भोकाल को कुछ न हो। लेकिन इससे क्या होगा? यह तो कोई हल नहीं हुआ। हल यह है भी नहीं, हल तो वह है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अगर तुम आज के समय से कई सौ वर्ष पूर्व के आगे के भविष्य के किसी महान योद्धा को यहाँ बुलाने में सफल हो जाओ और वह भोकाल को समाप्त कर दे तो तुम्हारा काम बन सकता है। तब भोकाल के मरने के पश्चात भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि भोकाल की वह मौत कई सौ वर्ष पहले के उस संसार से आएगी जहाँ तुम पर ग्रहण की तरह लगा श्राप कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब कोई किंतु परंतु नहीं, तुम्हारे प्रश्न का हल मैंने बता दिया। बाकी सब कैसे और कब होगा यह देखना तुम्हारा कार्य है। ओह, प्रश्नयक्ष मुझे हल बताकर अंतर्धार्य हो गया और अब मैं विद्या की परीक्षा थी। मैंने अपना कार्य आरंभ कर दिया और अनंत बड़ी कठिनाई से मैं नक्षत्रों और ग्रहों को उसे रेखा में ला पाया जिसकी सहायता से ऐसा योग लिखा जाए कि भविष्य के संसार का कोई महान योद्धा अपने संसार में पहुँचे और अपने उस कार्य में अत्यंत अपने सफलता प्राप्त की। ये यहाँ आ पहुँचा, परंतु जब इसकी स्मृति इसके साथ नहीं है तो इसे अपने और अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता चलेगा? और उसे यह कैसे पता चलेगा कि भोकाल उसका शत्रु है? मैं उसे बताऊंगा, मैं उसकी शक्तियों के बारे में भी बताऊंगा और भोकाल के बारे में भी। और ऐसा करने के लिए मैं प्रयोग करूंगा जुड़वा ग्रह योग का। काल कुंडली ऐसा कैसे कर पाता जबकि इसे कुछ भी नहीं मालूम था मैं कौन हूँ? पहचान का एक सवाल यहाँ भी मुंह बाएं खड़ा था। यह कौन है? तू इसे नहीं पहचानता रे? आंखों को खोलकर देख, अपनी आंखों के सामने वही जिसे विश्व का बच्चा बच्चा कहता है। महाबली भोकाल। ये महाबली भोकाल कैसे हो सकता है? वह तो रक्षक है, शांति का दूत, जबकि यह भक्षक दिख रहा है। इसके कृत्य इसे विनाश का पुजारी सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, मैं विनाश का पुजारी हूँ। लव ब्याहता मेरा धर्म है। बचाओ। हाँ, बहुत बचाना आया है मैं तुझे। आज ना मैं तुम्हें बचाऊंगा और ना ही किसी को बचाने आने दूंगा। माँ के पास कहाँ जा रहे हो सपोलो? मौत के पास आओ। पीछे दो मासूम मौत के मुंह में जा रहे थे। यह देखते ही फुर्सत कहाँ थी उसे। लेकिन अगर वह पीछे मुड़कर देख लेता तो निसंदेह उस पर अद्भुत दृश्य था और वह लोह पुरुष देखने को मिल जाता और साथ ही देखने के लिए मिल जाता काल कुंडली। बहुत खूब लोह पुरुष, तुमने इस बालक को काल के मुंह से छीनकर दिखा दिया कि तुम उस कार्य को बखूबी करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। लोह पुरुष निर्माण? हाँ, लोह पुरुष निर्माण। हाँ, मैं काल कुंडली तुम्हारा स्वामी हूँ। मैंने ही अपनी शक्तियों से तुम्हारा निर्माण किया है। तुम में भरी हैं वे अद्भुत शक्तियाँ, तुम्हें जिनका प्रयोग सीखना है। तुम अपना शक्तियों का प्रयोग करना सीखोगे तो ही भोकाल नामक उस दुष्ट पापी को समाप्त कर पाओगे जिसके अत्याचार को तुमने स्वयं देखा, जो तुम्हारी आंखों के सामने ही मानवता को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया, जिसके आतंक ने सारा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। तुम्हें उसे समाप्त करना है लोह पुरुष, और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी शक्तियों को पहचानना,
उन्हें जागाना होगा। काल कुंडली ने उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया। सोचने के लिए मजबूर हो गया वह। मेरी शक्तियां क्या हैं? मेरी शक्तियां। धीरे धीरे इंस्पेक्टर स्टील को अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलने लगी। भागो, महाबली भोकाल आ गया। महाबली भोकाल नहीं, शैतान और अत्याचारी भोकाल बोल। काल भोकाल बोल, कुछ नहीं। बहुतों का काल बना हुआ था भोकाल, लेकिन अचानक उस काल को रुक जाना पड़ा, क्योंकि बीच में आ गई थी वह स्टील की दीवार। रुक जाओ, मुझे रोकने आया है तू? लगता है तेरा काल आया है। अभी अपनी तलवार से तेरे शरीर के हजारों टुकड़े करता हूँ। तेरे अत्याचार के दिन अब खत्म। तेरे साथ ही एक अत्याचारी का अंत हुआ। नहीं, अगर ये ऐसे ही समाप्त होना होता तो अब तक यह हजारों बार समाप्त हो चुका होता। यह अत्यधिक मायावी और शैतानी शक्तियों का स्वामी है। तुमने इसे यहाँ मारा है, लेकिन अपनी शक्तियों के बल पर यह कहीं और जी उठा है। उसकी इन्हीं असीमित शक्तियों के साथ उसे समाप्त करने के लिए तो मुझे विवश होकर तुम्हारा निर्माण करना पड़ा। मुझे उसे समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें उस अत्याचारी, मायावी और इस राज्य के दक्षिण में स्थित मरुक्षेत्र में बुलाना होगा। समस्त ब्रह्मांड में बस मरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ उसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि मरुक्षेत्र शापित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में उसकी कोई भी मायावी शक्ति कार्य नहीं करेगी। वह मरुक्षेत्र में पहुंचेगा कैसे? मरुक्षेत्र में उसके हजारों शापित साथियों से भरा हुआ है। अगर तुम वहां जाकर उन्हें समाप्त करना आरंभ कर दो तो वह उनकी सहायता के लिए वहां जरूर पहुंचेगा। ऐसा होते ही तुम उसे आराम से समाप्त कर सकते हो। अरे, कहाँ चल दिए तुम? मरुक्षेत्र। भोकाल के सबके टुकड़े हमारे सामने पड़े हुए हैं। उसे हमने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, लेकिन फिर भी अपने उस लोक पुरुष को मरुक्षेत्र में इसलिए भेज दिया ताकि वह भोकाल को वहां बुलाकर मार डाले। यह सब क्या है ज्योति श्रेष्ठ? यह सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। काल कुंडली की चालें इतनी आसानी से तुम जैसों की समझ में आ जाएं तो फिर सारा विश्व काल कुंडली का लोहा कैसा माने? खैर, मैं समझाता हूँ तुम्हें। याद होगा मैंने अपने कुछ समय पहले जुड़वा ग्रह योग का योग लिया था। यह एक बहुत ही विचित्र योग है। इसमें जुड़वा ग्रहों का आह्वान करना पड़ता है। आह्वान पर आए जुड़वा ग्रह की छाया जिस भी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका हूबहू प्रतिरूप तैयार हो जाता है। मैंने उन ग्रहों का आह्वान करके उसकी छाया भोकाल पर डाली थी और भोकाल का एक प्रतिरूप तैयार कर लिया। सिंदूर राज की एक विशेष बैठक में रवाना होते भोकाल को इस बात की सपने में भी भनक नहीं लगी। जुड़वा ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न पितरूप में एक बहुत बड़ी कमी होती है, जिसमें उस व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती जिसका वह पितरूप होता है, यानी बुद्धि से एकदम खाली होता है और मैं उसमें जो भर दिया जाए वह वही करता है। मैंने भी भोकाल के पितरूप की बुद्धि में विनाश और अत्याचार भर दिया। बस वह वैसा ही करने को निकल पड़ा। चूंकि भोकाल राज में नहीं था इसलिए सभी ने उसे भोकाल समझा। क्या ये सब करने की आवश्यकता थी? भविष्य में आए उस योद्धा के मस्तिष्क में यह बैठाने के लिए कि भोकाल अन्यायी है, पापी है, विनाशक है, मानवता का दुश्मन है, उस सब की आवश्यकता थी। और ऐसा मायावी है जिससे समाप्त करना अत्यंत दुष्कर है। तो क्या आपकी भोकाल को मरुक्षेत्र में समाप्त करने वाली कहानी सत्य है? नहीं, वह कहानी मुझे इसलिए गढ़नी पड़ी ताकि भविष्य में आया हुआ योद्धा मरुक्षेत्र में रहने वाले कोढ़ी, लाचार, रहस्यमयी रोगों से ग्रस्त लोगों पर उन्हें भोकाल का साथी समझकर अत्याचार करे और भोकाल उनकी सहायता करने पहुंचे। क्योंकि मरुक्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की देखभाल और संरक्षण भोकाल की देखरेख में ही होता है। उन पर होता अत्याचार देखकर भोकाल क्रोध से तिलमिला उठेगा और उसी क्रोध में उस योद्धा के हाथों मारा जाएगा। काल कुंडली ने जो सोचा था
ठीक वही हो रहा था। भविष्य के कानून का वह रखवाला वैसा ही कर रहा था। ओह मावली भोकाल, बचाओ हमें, बुलाओ उसे, उसे आना होगा। भोकाल आया, बस बहुत हुआ, अब ये सब तेरे साथ ही समाप्त होगा। अत्याचारी शैतान आ गया, बचेगा नहीं। फायर। ओह भोकाल इंस्पेक्टर स्टील के वारों को अपनी ढाल पर रोक रहा था। ये अग्नि अस्त्र तुझे बचा नहीं पाएंगे। पास ही अपने साथी के साथ खड़ा कालकुंडली भी सांसें रोके उस लड़ाई को देख रहा था। महाबली भोकाल आपके महान योद्धा पर भारी पड़ रहा है। नहीं, उसके लड़खड़ाने का अर्थ यह नहीं है कि वह पराजित हो गया, वह संभलेगा। मेरे सपने को पूरा करने के लिए काल कुंडली का विश्वास गलत नहीं था। स्टील जल्द ही संभला। ढाल और तलवार इसकी बड़ी ताकत है। भोकाल को संभलने का मौका न देने के लिए उनको इसके हाथ से छूटना चाहिए। आधुनिक दुनिया की उस सबसे घातक विष ने क्षण भर के लिए भोकाल जैसे शख्स को भौचक्का कर दिया। उफ, विचित्र राक्षस के अस्त्र से निकली किरणों ने मेरी ढाल को अत्यधिक गर्म कर डाला। इसके प्रत्युत्तर में तुरंत ही अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा, नहीं तो मेरी तलवार और ढाल मेरे हाथ से छूट जाएगी। उफ, स्टील भोकाल से पहले सक्रिय हुआ, लेकिन ढाल को हाथ से छूटने से नहीं रोक पाया भोकाल। लेकिन आश्चर्यचकित अतिमात्रा यहीं तक तय नहीं थी। एक ऐसा आश्चर्यचकित जो अभी सामने आने वाला था, जिसे भोकाल को भी आंखें फाड़ने के लिए विवश कर दिया। मैं क्या देख रहा हूँ? उसने मेरी ढाल को अपने हाथ में उठा लिया, जबकि मेरी ढाल में वह शक्ति है कि जैसे कोई पापी उसे छूता है वह लोप होकर वापस मागुरु के पास पहुंच जाती है। ढाल अभी भी उसके हाथ में है। ओह, कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं? ओह, वह अपने हाथ में थमे आग्नेयास्त्र के भीषण वारों से मुझे समाप्त करने की ताक में है, और वो ऐसा कर भी डालेगा अगर मैंने अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो। लेकिन अब मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि मेरी ढाल को धारण करने उसने मेरा विचारधारा को बदल दिया है। ओह, भोकाल ने स्टील की मेगागन को अपना निशाना बनाया था, लेकिन तलवार उसके हाथ में भी ना रह पाई। अपने पैरों पर मौजूद हाई स्पीड स्केटर्स के बल पर बिजली की गति से भोकाल तक पहुंचा स्टील। और जब तक मुझ में यह बल है तब तक तू मेरी कोई बात नहीं समझेगा। इसलिए उफ, बहुत बल है तुझ में। तेरे इसी बल के घमंड को चूर चूर करना होगा। भूत की इस दुनिया में जो घट रहा था उसका असर भविष्य की इस दुनिया तक हो रहा था। अमर के दिमाग से जुड़े कंप्यूटर उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी में पकड़ रहे हैं। उसकी मदद से मैं अमर की उपस्थिति का भी पता लगा सकता हूँ और इस चिप से बना सकता हूँ उस तक पहुँचने वाली मेरी टाइम मशीन को पूरा करेगी। अमर के दिमाग की फ्रीक्वेंसी और तेज हो रही है। अब मेरे कंप्यूटर को उस तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जल्द ही मेरा या मेरे सामने होगा। खुशी के मारे आंसू निकल रहे थे डॉक्टर अनीस की आंखों से। काश वह जान पाता कि इस समय उसका यार ऐसी हालत में था कि उसके लिए जीवन भर भी रोना पड़ सकता था, क्योंकि उसका मुकाबला भोकाल से था। लेकिन कम वह भी न था। भोकाल को अपनी हड्डियों के जोड़ों को कड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दी, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले क्षण स्पीकर के स्टील के जोड़ों को चीखने की आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी। टनाक! भोकाल अपने बाहुबल का आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर रहा था। स्टील भी अपनी बाजुओं की ताकत को दिखाने में पीछे नहीं था। फुर्ती के मामले में भोकाल से कोसों पीछे था स्टील, और भोकाल अपनी फुर्ती का सही इस्तेमाल करके अपने बुद्ध प्रतिद्वंदी को अपने प्रहारों का निशाना बनाना खूब जानता था। कड़ाक! उह! भड़ाक! अनीस! हाँ मेरे दोस्त, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बोल, कहाँ है तू? ओह ओह नहीं, अमर की बैटरी खत्म हो रही है। उसे तुरंत ही
रिचार्जिंग जरूरी है। ख़त्म होती ही बैटरी के साथ तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा? उम्मीद का दामन हाथ से छूटने लगा। हाथ खुदा को याद करने के लिए उठ गए। तू इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता मेरे दोस्त कि इतने पास ले जाकर तुझे उससे दूर नहीं कर सकता। तुझे उसे वापस लाने की कोई रास्ता बनाना होगा, नहीं तो तेरे बताई राह पर चलने वाला एक सच्चा मुसलमान नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर स्टील को सचमुच खुदाई करिश्मे की जरूरत थी, लेकिन करिश्मे में इतनी आसानी से कहाँ होते हैं। उफ, मेरी सारी बैटरी खत्म हो चुकी है। मेरी मशीनी शरीर को पावर मिलनी बंद हो गई है। लेकिन ये मैं कहाँ हूँ? किस दुनिया में आ गया हूँ मैं? तुम्हारी दशा बता रही कि तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने आ गया है। इसलिए तुम मुझे बताओ, कौन हो तुम? तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। भोकाल काल कुंडली? ओह, समझा। सारा षड्यंत्र तेरा रचा हुआ है। मुझे समाप्त करने के लिए तूने इसका निर्माण किया है। दाद देनी होगी तेरी बुद्धि की। मुझे देखते ही तू सब कुछ समझ गया। चल थोड़ा मैं भी तुझे समझाता हूँ। ये योद्धा मेरे इशारे पर तुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन मैंने इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि अपने योग के बल पर इसे भविष्य के संसार से यहाँ बुलाया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर यह मुझे मार डालता तो तेरे मृत्यु के साथ बंधा मेरा योग समाप्त भी हो जाता और तुझे समाप्त करने का मेरा सपना भी पूरा न हो जाता। जुड़वा ग्रह की मदद से तेरा प्रतिरूप बनाकर मैंने इसके मस्तिष्क में तेरे लिए शत्रुता का जो पौधा बोया था। दुख है कि मुझे उसका फल नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे समाप्त करने से पहले ही मैं इसकी स्मृति लौट आई। सारा सत्य उसके सामने आ गया और इसी के साथ तेरा खेल समाप्त हो गया। नहीं, इसकी स्मृति लौट आने के बाद भी मेरा खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मुझे समाप्त करने का कार्य ये नहीं करेगा तो ये करेगा। ओ नहीं, ये तो एकदम वही योद्धा है, लेकिन वह तो वहाँ है। फिर ये उसका प्रतिरूप था। जुड़वा यहाँ का योग की सहायता से इसे मैंने ठीक वैसा ही बनाया जैसे मैंने तेरा प्रतिरूप बनाया था। क्योंकि ये भविष्य के योद्धा का ही प्रतिरूप है, इसलिए अगर मुझे ये भी समाप्त करेगा तो भी मुझसे योग हट जाएगा और ये तुझे समाप्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ स्मृति लौटने का कोई झंझट नहीं है। इसकी स्मृति में तो एक ही बात भरी है कि इसे तुझे समाप्त करना है। हर दशा में हा। ओह, काल कुंडली नामक उस षड्यंत्रकारी ने पहले मेरे हाथों भोकाल जैसे मानवता के रक्षक को समाप्त करने की कोशिश की और अब यह कोशिश मेरे क्लोन के बल पर कर रहा है। मेरा क्लोन भोकाल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि मैंने क्लोन के हाथ में मेगा गन है, जबकि भोकाल निहत्था है। आधुनिक दुनिया के उस सबसे सुपर हथियार का वह प्राचीन योद्धा अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे शरीर तो पावरलेस होकर पड़ा हुआ है। जब तक मुझे पावर बैटरी नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह, बचने के चक्कर में भोकाल मेरे पास आगे गिरा है। अब मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। अगले ही क्षण संभलते भोकाल को स्टील की आवाज ने चौंकाया। सुनो दोस्त, स्टील भोकाल को जो बताना चाहता था उसे तेजी से बताता चला गया। ओह, इससे बचने की जगह तू इसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। लगता है तूने स्वयं मृत्यु को गले लगाने का निर्णय कर लिया है। अच्छा है, कम से कम इस तरह तुझे अधिक कष्ट तो नहीं होगा। अरे, ये क्या कर रहा है? इसकी पीठ के पिछले हिस्से को खोल रहा है, जिसके अंदर बने आले में एक छोटा सा बक्से का तुम यंत्र रखा हुआ है। मुझे इस यंत्र को यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि भविष्य के उस योद्धा ने बताया कि वह यंत्र ही उसके इस प्रतिरूप की मुख्य शक्ति का स्रोत है। देख, इसका कहना सही निकला। इस यंत्र के बिना प्रतिरूप निष्क्रिय होकर गिर गया। यह यंत्र इस योद्धा को सक्रिय करेगा। नई पावर बैटरी लगते ही इंस्पेक्टर स्टील उठ खड़ा हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट काल कुंडली। यह तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा, मैं समझाता हूँ। तुम बंदी बनाए जाते हो काल कुंडली। तुम्हारे आगे की समस्या समस्त जीवन काल कोठरी में गुजरेगा। नहीं,
तुम कितना भी चिल्लाओ काल कुंडली, परंतु काल कोठरी का अंधकार तुम्हारे भाग्य में लिखा चुका है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस लिखे को टाल पाओगे। सैकड़ों सैनिकों से घिरा काल कुंडली चीखने के सिवा और कर भी क्या सकता था। अब इंस्पेक्टर स्टील की तरफ पलटा भोकाल। अब समय है एक दूसरे के बारे में जानने का, और जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में जान लिया तो मुझे इस दुनिया में बुलाने वाले उस अपराधी का तो भाग्य तय हो गया। लेकिन मेरा क्या होगा? क्या मेरे भाग्य में भूतकाल की इसी दुनिया में रहना लिखा है? नहीं, तुम्हें इस दुनिया से ले जाने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अनीस दौड़कर इंस्पेक्टर स्टील से लिपट गया। ठहरिए। ओह ओह अमर, कयार ने टाइम मशीन की चिप में जो गड़बड़ की थी उसे देखकर मुझे लग रहा था कि अब मेरी आंखें फिर कभी तुझे नहीं देख पाएंगी। अब वापस चलें। ठहरिए, आप ऐसे वापस नहीं लौट सकते हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना। ये कौन है? भोकाल ने अपने बारे में सब कुछ बताया, और जब भोकाल चुप हुआ तो इंस्पेक्टर स्टील बोल उठा। माफ करना दोस्त, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अपराध और अपराधियों से त्रस्त राजनगर को मेरी जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे विकासनगर को तुम्हारी जरूरत है। विकासनगर के प्रति अपने कर्तव्य को खूब समझता था भोकाल, इसलिए उसने अब फर्ज की उस मशीन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शायद ही अब हम दोबारा कभी मिल पाएं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बढ़कर बेहतरीन कहानियाँ।